Okay, so hello everyone. A very good morning to all of you guys. Hello Abhishek, Nancy, Dikshita, Ashutosh. Very good morning. I really hope everyone is doing good. Please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. Please confirm it once. All good. चलिए. So हमारी क्लासेस कल हमने ऑफ लिया. कल कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था. सो हमने सोचा कि यार आज संडे आपके लिए डेडिकेट कर दिया जाए. कल आप लोग का सैटरडे क्लास नहीं हुआ तो आज घर से परमिशन ले करके कि मेरे को मेरा जो काम है सैटरडे को करवा लो, पर संडे मुझे पूरा दे दीजिए पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो आज हमारा पूरा डे टीचिंग का ही है. तो हमारा हमारा कल संडे था, आज हमारा सैटरडे, उल्टा हो गया है ना. कोई कल था ही बहुत लेजी डे. कल कल कभी कभी ऐसा होता है ना, समटाइम्स यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, और फिर उस टाइम पे जबरदस्ती आप करो ना तो फिर वो आउटपुट नहीं निकलता. क्योंकि परसों रात को हम सोए सुबह 4 बजे, तो बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद इतना लेट सोए. और फिर कल उठ उठ के बाद सुबह सुबह नैन्सी का मैसेज आया हुआ था क्लासेस का, तब तो आंखें भी नहीं खुल रही थी. फिर कुछ ऐसा काम आ गया, करते 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 कल पूरा घर, वी हैव डन अ लॉट ऑफ रेनोवेशंस एंड ऑल. चलिए, एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें आज की हमारी क्लास. लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था हमारे हिस्ट्री के अंदर, लास्ट टॉपिक इफ आई रिमेंबर, वी वर डूइंग चैप्टर 6, द एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेद. यहाँ पे हमने बात किया इनके ओरिजिन का, इनके होम का, ये लोग कहाँ से आए, वो सब बातें हमने की. ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में वी हैड अ डिस्कशन. देन मटेरियल लाइफ आल्सो वी हैव डिस्कवर्ड. मटेरियल लाइफ के अलावा ट्राइबल पॉलिटी, आई थिंक दिस वाज द टॉपिक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, राइट. ट्राइबल पॉलिटी हम लोगों ने किया ना, लास्ट टाइम किया था ट्राइबल पॉलिटी वाला पार्ट, और इसको एनसीईआरटी से भी हमने कवर कर लिया था. Tribe and family. So this is the topic from where we have to start. Tribes and the families. आज का आप टॉपिक लिखिएगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द ट्राइब एंड द फैमिली. ठीक है, पहले आपके लिए बनवाएंगे क्लास नोट्स और फिर इसको करेंगे यहां से रीड. तो पहले एक बार क्लास नोट्स बनाइए और टॉपिक का हेडिंग डालिए, द ट्राइब्स एंड द फैमिलीज. The tribes and the family.
सो देखिए, इनका जो पूरा आर्यंस का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था वो किस बेस पे टिका हुआ था? इट वाज द किनशिप। किनशिप मतलब भाईचारा, फैमिलीज। तो जो किनशिप था, किनशिप, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, इनका स्ट्रक्चर, सो किनशिप वाज एक्चुअली द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो परिवार तो जो थे, ग्रुप्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, इट वाज द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्ट्रक्चर। तो ये समझ में आता है इनके सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये लोग जो है ग्रुप्स में रहते थे, फैमिलीज में रहते थे। दैट इज कॉल्ड द किनशिप। नाउ इंपॉर्टेंटली, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? द प्राइमरी लॉयल्टी जो इनकी थी। अब उस टाइम कोई कंट्री वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो कोई पैट्रियटिज्म की बात करे, देशभक्ति की बात करे, तो इनके लिए इनका देश, इनका ट्राइब ही सब कुछ था। कोई ऐसा पैन इंडिया नहीं था ना। तो मैं जिस ट्राइब को बिलोंग करता हूं वही मेरा परिवार है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी फर्स्ट जो लॉयल्टी है वो मेरे ट्राइब के लिए है ना? तो इसके लिए जो इनके सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था? देयर प्राइमरी लॉयल्टी, देयर प्राइमरी लॉयल्टी वाज टुवर्ड्स द ट्राइब। ठीक है जी। और ये अपने ट्राइब्स को क्या बोलते थे? देयर ट्राइब, दे यूज्ड टू कॉल देयर ट्राइब used to be called जन। ये अपने उसको जन बोलते थे। तो इनका जो पूरा स्ट्रक्चर था ना, जो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर अपना बना रखा था, इट वाज लाइक जन सबसे छोटी यूनिट, ट्राइबल यूनिट। जन के ऊपर थोड़ा सा ग्रुप ऑफ ट्राइब्स जब बन जाएगा, देन इट विल फॉर्म अ ग्राम, एंड ग्रुप, ग्राम लाइक अ विलेज। ठीक है ना? तो ट्राइब, वन ट्राइब इज कॉल्ड जन, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स बिकम ग्राम, और ग्रुप ऑफ ग्राम्स बिकम विस। तो इनका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से था। ठीक है? तो दिस इज हाउ दे यूज टू गैदर देमसेल्व्स। जन जन, कई जन मिलके बनाएंगे ग्राम, कई ग्राम मिलके बनाएंगे विस। तो दिस इज हाउ दे यूज टू डू इट। और इनफैक्ट हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड भी मिलता है। तो ग्राम अपने को समझ में आता है कि जो है जो ट्राइब्स जुड़ करके एक बनाते थे। अच्छा, ये ग्राम्स आपस में जब लड़ते थे ना, द फाइट, स्टार मार्क ला के लिख सकते हैं कहीं पे, द फाइट among the grams, the fight among the grams mentioned in Rig Veda as संग्राम। तो ये जो शब्द आया है हिंदी में संग्राम, संग्राम इज बैटल, लड़ाई, वॉर, महासंग्राम। संग्राम शब्द अभी लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। तो ये संग्राम कैसे आया? द फाइट अमंग द ग्राम इज कॉल्ड संग्राम। तो ऋग्वेद के वहां से ये संग्राम शब्द का जो है ओरिजिन हुआ है। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इनफैक्ट आगे चल करके हमारा एक वर्ण निकलेगा। जैसे अलग अलग 4 वर्णों में सोसाइटी को बांटा गया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो इनफैक्ट आगे चल करके व्हेन यू विल सी द वर्ड वैश्य वर्ण, तो बेसिकली जो वैश्य थे, वैश्य वर्ण जो था, जिसमें जैसे ब्राह्मण तो सारे पृष्ठ लोग हो गए, क्षत्रिय जो थे देवर द वॉरियर्स, द किंग्स, द वॉरियर्स हु यूज्ड टू फाइट। वैश्य वर्ण जो था, इसमें आपके बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, फार्मर, ये सब जो भी बिजनेस करने वाले, काम करने वाले लोग थे, द वर्किंग पॉपुलेशन वाज द वैश्य वर्ण। ठीक है ना? तो वैश्य जो शब्द है, वैश्य जो वर्ण है, एक्चुअली इट केम आउट ऑफ द वर्ड विस। तो जो विस यहां पे आप मेंशन करोगे ना, ये वाला, तो विस से ही वो वैश्य वर्ण निकला है। ठीक है ना? तो विस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड यूज किया था आर्यंस ने। तो जन, ग्राम एंड विस, दे वर द पॉलिटिकल यूनिट्स, यू कैन से। इनके यहाँ पे इनका ग्रुपिंग ऐसे ये लोग करते थे। ठीक है ना? इनके यहाँ पे बड़ी बड़ी जॉइंट लार्ज फैमिलीज होती थी। तो विद ऋग्वेदिक पीपल यूज टू हैव द Rigvedic people or the Aryans, they used to have
जॉइंट लार्ज फैमिलीज, और जो इनकी जॉइंट लार्ज फैमिलीज थी उनको इन्होंने नाम दिया, what they used to call their joint large families, they used to call it कुल और गृह। तो ये शब्द प्रयोग करते थे अपने फैमिलीज के लिए, बड़ी बड़ी फैमिलीज के लिए। आज भी हम बोलते हैं ना भाई कौन से कुल को, कौन सा गोत्र, कौन सा कुल, वैसे आज भी पूछते हैं। तो कुल जो था इनका, वो जॉइंट लार्ज फैमिलीज को कुल और गृह कहा गया। एक चीज नोटिस करने वाली है, ओवरऑल जो भी फैमिली स्ट्रक्चर था, ओवरऑल जो इनका फैमिली स्ट्रक्चर था, इट वाज पेट्रियार्कल, नॉट टू बी फॉरगॉटन कि आर्यंस जो थे, वैदिक पीपल जो थे, ओवरऑल फैमिली स्ट्रक्चर, ओवरऑल इट वाज अ पेट्रियार्कल फैमिली। तो बिल्कुल पेट्रियार्कल टिपिकल ट्रेड्स थे। ओवरऑल पेट्रियार्कल का मतलब फादर बीइंग द हेड एंड फादर के बाद बेटा, ठीक है ना। तो क्योंकि ओवरऑल ये लोग पेट्रियार्कल थे और जो इनका सिस्टम चलता था फादर टू सन चलता था, और इसकी वजह से आप देखोगे कि इस ऋग्वेदिक पीपल जो है, यहाँ पे देयर वाज ऑलवेज, दे गेव प्रेफरेंस टू द बर्थ ऑफ सन्स, ठीक है ना। तो देयर वाज क्लियरली अ प्रेफरेंस, बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इनकी जो प्रेफरेंस थी, their preference was to birth of the sons, डॉटर के लिए ज्यादा ये लोग वो नहीं थे। तो इनफैक्ट ये जो पूजा भी करते थे ना, बहुत सारे ऐसे आपको मंत्र मिलेंगे, बहुत सारे हाइम्स मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ हाइम्स, बड़े सारे मंत्र हैं ऋग्वेद में जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई जो भी ये लोग चैंट करते थे, ये लोग जो भी वर्शिप करते थे, सो बेसिकली इनकी जो मेन इनके जो थे, इनका जो वर्शिप का पर्पस था, इट वाज फॉर द कैटल एंड चिल्ड्रन। तो कैटल के लिए और बेटों के लिए ये लोग भगवान से पूजा करते थे। तो ऋग्वेद के हाइम्स को देख के समझ में आता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, बेटों के बर्थ को प्रेफर किया गया, डॉटर्स को इग्नोर किया गया, नॉट मच डिजायर फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर। तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो आज भी जिस एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, जो आधार है आपके फीमेल फिटिसाइड का, भ्रूण हत्या का, जो बेटियों को मारा जाता है पैदा होने से पहले, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ऐसा करते थे, बट क्लियरली ये डिस्क्रिमिनेशन आपको यहां से आता दिखाई देगा। डाउनफॉल आपके सामने स्टार्ट हो गया है व्हेन दे वर गिविंग प्रेफरेंस टू सन्स रादर देन डॉटर। तो ऑब्वियसली वो डिस्क्रिमिनेशन आपको थ्रू आउट जो है दिखाई देगा। अच्छा, ये एक चीज और यहाँ पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं का पूरी तरह से यहाँ पे सोशल जो है डाउनफॉल हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द ऋग्वेद, we have understood that during the Vedic age, women जो थी, महिलाएं जो थी, you already have seen that they could attend the assemblies, सभा स्पेशली। तो असेंबलीज में सभा है, विधाता है, तो ये लोग असेंबलीज अटेंड करती थी, यू ऑलरेडी हैव सीन दैट, सभा एंड विधाता। तो एटलीस्ट ये वाली तो जरूर अटेंड करती थी। प्लस में women could also offer sacrifices। तो कोई बलि वली चढ़ानी होती थी, सेक्रीफाइसेस करने होती थी, तो उसमें भी अलाउड थी सेक्रीफाइसेस में, along with their husband। तो हस्बैंड के साथ में वाइफ को भी बलि वगैरह सेक्रीफाइसेस के लिए बुलाया जाता था। एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग इनकी सोशल लाइफ में समझ में आती है कि वैदिक पीपल के टाइम पे देयर वाज आल्सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। तो शादी का जो ये पूरा प्रथा है, जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इन लोगों के यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शादी, आदमी औरत की शादी करवानी है। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वैदिक टाइम्स में एस्टैब्लिश हो गया था।
In fact, you will be surprised to know that with a please with a star mark लिखिएगा कि even evidences of widow remarriage. We have clear evidences of even widow remarriage. तो देखिए इस मामले में they were quite advanced. तो अगर शादी के बाद महिला का पति नहीं रहा तो विडो रिमैरिज ये लोग करवाते थे, आपको याद है ना, जिसे आगे चल करके हमने देखा मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं हम लोग, तो बहुत समस्या थी हमारे समाज में कि विधवा जो होती थी, विडो जो थी, उसको सती के लिए मजबूर किया जाता था, है ना। लेकिन विडो को रीमैरिज अलाउड नहीं थी, जो है महिलाओं को विडो ही रहना पड़ता था। तो वो यहाँ पे वो केस नहीं है। तो विडो रिमैरिज ये लोग करवाते थे ताकि इस तरह की चीजें ना रहे। तो दो चीजें इंटरेस्टिंग, शादी का कॉन्सेप्ट और विडो रिमैरिज, तो इस हिसाब से देवर क्वाइट प्रोग्रेसिव, ये समझ में आता है। देवर प्रोग्रेसिव इन वन मोर थिंग, प्लीज पुट अ नोट एंड राइट डाउन, मैरिज के लिए नो चाइल्ड मैरिज। इस टाइम पे वैदिक एज में देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज। तो शादी के लिए जो है जो परमिटेड एज थी, जो एज ये लोग परमिट करते थे, इट वाज समवेयर 16 और प्रॉब्ली 17 इयर्स। तो इस मामले में भी कंपैरेटिवली दे आर क्वाइट बेटर। तो चाइल्ड मैरिज जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। 16 साल की उम्र के बाद ही शादी की जाती थी, लेकिन हाँ, शादी का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे हमने बोला कि यार ये लोग पेट्रियार्कल थे, रोमन, बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर रोमन स्ट्रक्चर से मिलता था। जो रोम के लोग थे वो भी काफी ज्यादा पेट्रियार्कल थे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर हो गया? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज टेल मी, यहां तक के कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स आर क्लियर? कम ऑन, अ क्विक थम्स अप इफ यू गाइस आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। क्विक थम्स अप। नोट कर लिया तो एक बार फटाफट से वी हैव टू चेक इट फ्रॉम दी एनसीईआरटीज। फटाफट से एनसीईआरटी से चेक करते हैं, एक बार देखिए जरा। जो लिखा है वो आपके क्विक रिवीजन में काम आएगा, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, इसलिए एनसीईआरटी को रेफर कर लिया जाए। सो एनसीईआरटी में यू विल फाइंड द वेरी फर्स्ट लाइन, द किनशिप बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। Man was identified by the clan to which he belonged। तो एक आदमी की आइडेंटिटी उसके क्लैन से थी। क्लैन मतलब उसका ट्राइब, ठीक है ना, वो किस ट्राइब को बिलोंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसे आज भी बहुत सारी जगह पे आप देखोगे लोग जो है अपने गांव का नाम अपने साथ लगाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत नॉर्थ में तो हमने बहुत देखा है कि लोग अक्सर अपने गांव का, अपने पिंड का नाम अपने साथ लगाते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो किनशिप जो है वो इनका सोशल स्ट्रक्चर का बेस था। एक आदमी की असली पहचान उसके ट्राइब, उसके क्लैन से की जाती थी। एंड एज कैन बी सीन इन द नेम्स ऑफ सेवरल ऋग वैदिक किंग्स आल्सो, पीपल गेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू द ट्राइब, जिस ट्राइब को इन्होंने कहा था जन, जो आपको बताया। ये जो शब्द है जन, इट अकर एट 275 प्लेसेस इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। And the term जनपद or the territory, it is not used even once। तो जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में है, लेकिन ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग नहीं है, टेरिटरी का प्रयोग नहीं है। The people were attached to the tribe since the territory of the kingdom was not yet established। तो एक बात समझ में आती है बॉस कि इनके यहाँ पे जो जन है वो इनका ट्राइब ही था। और दूसरा, इस टाइम तक कोई बड़ा किंगडम, जैसे आगे चल करके मगध एम्पायर वगैरह स्थापित हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों का जो टेरिटरी था इट वाज कन्फाइंड टू द ट्राइब ओनली। तो ऐसा कोई ग्रेट एम्पायर, बिग एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। कोई टेरिटोरियल, ये भाई ये हमारे ये ट्राइब है, ये मेरा जन है, ये समझ में आता है। ये नहीं कि भाई ये पूरा इलाका मेरा, ये पूरा साम्राज्य, वो कॉन्सेप्ट आगे जाके डेवलप होंगे, यहां तक एटलीस्ट डेवलप नहीं थे। Another important term which stands for the tribe is the vis। It is mentioned 170 times in that text। तो vis शब्द का प्रयोग भी मिलता है। vis was divided into ग्राम, ये हमने ऑलरेडी देखा। जो vis शब्द है, vis को हमने डिवाइड किया ग्राम में। ग्राम जो थे they were smaller tribal units meant for fighting। तो अगर नीचे से कॉन्सेप्ट चलाओगे तो यू हैव द जन, ग्राम एंड vis, वो आपको एज इट इज याद रखना है,
कि जन, जन के ऊपर आगे ग्राम और ग्राम के ऊपर आगे आपके विस। तो विस को डिवाइड किया ग्राम में। ग्राम्स क्या थे? स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स मेंट फॉर फाइटिंग एंड स्पेशली फाइटिंग के लिए, स्पेशली दिस इज द की दैट यू शुड रिमेंबर। और जब ग्राम्स का आपस में क्लैश हुआ, दैट वाज कॉल्ड द संग्राम, द वॉर। मोस्ट न्यूमरस वर्ण ऑफ वैश्या रोज आउट ऑफ द विस और मास ऑफ द ट्राइबल पीपल। अब ये जो शब्द है हमारे यहाँ पे, जो टर्म है फैमिली के लिए, जो टर्म है दैट इज कुल, इट इज ऑल्सो मेंशन, बट इट इज मेंशन रेयरली इन ऋग्वेदा। तो परिवार के लिए शब्द का प्रयोग हुआ कुल, कंप्राइज्ड नॉट ओनली दिस द मदर फादर सन स्लेव्स बट मेनी मोर पीपल। तो क्लियरली समझ में आता है कि भाई ये जो अर्ली वैदिक फेज के लोग थे, ठीक है, ये एक बड़ी लार्ज फैमिलीज में रहते थे। और बड़ी लार्ज फैमिलीज का मतलब यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कल्चर समझ में आता है। क्लियर एवरीवन? नाउ इस अर्ली वैदिक फेज में फैमिली is also indicated by the term griha which frequently occur in the text। तो कंपैरेटिवली कुल शब्द का प्रयोग कम है और गृह का ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे तो गृहपति आगे चल के एक शब्द निकलेगा यहां से। गृह मतलब फैमिली एंड हेड ऑफ द फैमिली जो होता था, तो हेड ऑफ द फैमिली को नाम ये लोग देंगे गृह से गृहपति। समझ रहे हैं? गृहपति मींस द हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि फैमिली के लिए शब्द का प्रयोग गृह किया गया है और ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल है। अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में द सेम टर्म इज यूज्ड फॉर नेफ्यू, ग्रैंडसन, कजन। दिस वुड मीन द डिफरेंशिएशन इन फैमिली रिलेशनशिप लीडिंग टू सेटिंग अप सेपरेट हाउसहोल्ड्स had not proceeded far. The family was a very large joint unit। ठीक है, तो कौन नेफ्यू कौन कजन, ये अलग से डिवीजन नहीं थे, एक ही शब्द था। तो बेटा है तो सारे बेटे हैं, तो उसमें एक समझ में आता है कि ये नहीं कि ये मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरा कजन है। कजन वजन का सिस्टम नहीं था, सब भाई थे। तो ये जॉइंट फैमिली की निशानी थी। इट वाज ऑब्वियसली अ पेट्रियार्कल फैमिली, यू नो दैट। एंड जो हर चीज जो जानी है वो फादर से सन को जानी। सो एंड इट आल्सो सीम्स दैट सेवरल जनरेशंस, कई सारी जनरेशंस जो हैं वो फैमिली में एक साथ एक रूफ पे रहती थी, कई पीढ़ियां। तो दादा बेटा पोता सब एक साथ रहा करते थे। Because it was a patriarchal society, so obviously birth of the son was desired again and again। Especially people prayed to the gods। तो लोग तो बहुत ज्यादा पूजा भी करते थे, भगवानों की पूजा करते थे कि उनको बड़े बहादुर बेटे हों टू फाइट द वॉर्स। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए फिर से वही बात आ जाती है, दे वर नॉट ट्रेडर्स, दे वर नॉट मर्चेंट्स, दे वर कॉन्करर्स। तो क्योंकि इनको पता था कि इनकी लाइफ में लड़ाइयां ही चलनी है, तो लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए ये बेटों की इच्छा करते थे, वो बेटे जो लड़ाई में जाकर के इनके लिए लड़ाइयां लड़े। समझ रहे हो ना? तो ये कॉन्सेप्ट हड़प्पन्स में तो नहीं था, हड़प्पन्स वालों को लड़ना पसंद नहीं था, वो व्यापारी लोग थे भाई, काम धंधा करने वाले लोग थे, उनको तो नहीं जाना था यहाँ पे। इन द ऋग वेदा देयर वाज नो डिजायर टू इज एक्सप्रेस फॉर द डॉटर्स एंड दिस शोज द डाउनफॉल, though the desire for children and cattle is a recurrent theme in the hymns। Women could attend the assemblies already mentioned in your notes। They could offer sacrifices with the husbands। We have instance of 5 women who composed hymns, although the later text mentioned 20 such women। अच्छा, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आप जरूर एमसीक्यू के लिए कीजिए। अगर कल को एमसीक्यू में ये पूछ लें कि भाई जितने भी ऋग्वेद में हाइम्स है ना, ये सब आदमी लोगों ने बनाए हैं, तो आप बोलोगे नहीं वेट सर, आदमी लोगों ने नहीं बनाए, हमारे पास कुछ ऐसे भी हाइम्स हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो महिलाओं ने बनाए। भले ही कम है, वो 5 ऐसी महिला है या 20 ऐसी महिला है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऑल द हाइम्स आर बाय मेल ओनली। तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हाइम्स वर कंपोज्ड ओरली, नथिंग रिटन बिलोंग्स टू दैट पीरियड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कोई आपको बोले भाई जितने भी ये मंत्र बने, क्या ये मंत्र कहीं पे लिखे हुए हैं? ना, लिखे हुए नहीं है, लिखे हुए नहीं है, और ये सब ओरली बनाए गए थे और ओरली ही पास किए गए थे। तो 2 चीजें मेंशन करने वाली हो गई यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो आपके नोट्स में नहीं है। प्लीज इसमें चाहो तो नोट्स में लिख लो ये वाला पॉइंट कहीं पे। इस पूरे पैराग्राफ को, इसमें इसके जो ये 2 बातें आपको बताई, इनको चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा। बाकी हमने आपको बताया मैरिज को लेकर के, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को इन्होंने पूरा एस्टैब्लिश कर दिया था। Although the symbols of primitive practices survive, we hear the proposal made by Yami
the twin sister of Yam, for establishing love relation, but offer is resisted by Yam. We have also indications of polyandry. ठीक है, पॉलीएंड्री क्या होता है? ज्यादा शादियां करना नहीं, एक महिला के ज्यादा पति, ऐसा होता है ना. फॉर इंस्टेंस, मारुत आर stated to have enjoyed Rodasi, and the two Ashwin brothers are represented as living with Surya, the daughter of sun god. हाँ, polyandry वही होता है. I think one women having many husbands, that is ना. जैसे पॉलीगैमी इज एक आदमी की कई पत्नियां होना. पॉलीएंड्री मेरे ख्याल से होता है एक औरत के कई पति होना. एक बार देख लें, वैसे तो यही है मेरे ख्याल से. मैरिज ऑफ अ मैन, मैरिज ऑफ अ वुमेन टू मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम. तो देखो ये वाला इंस्टेंस भी मिलता है वहां पे. तो सिर्फ पॉलीगैमी नहीं, पॉलीएंड्री भी थी, एक महिला के भी कई पति हो सकते थे. ठीक है, तो वो वाला सिस्टम भी आपको वहां देखने को मिलेगा. बट इस तरह के जो इंस्टेंस है, लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग. इट वाज नॉट अ कल्चर, इट वाज नॉट अ कल्चर. Polyandry was not a culture. Such instances are not too many, very restricted. Possibly they indicate थोड़ा बहुत matrilineal traces दिखते थे. We have a few instances of son being named after their mothers also. तो थोड़ा बहुत ये वाला भी एलिमेंट था कि कई बार बेटों को उनकी माँ के नाम पे नाम रखा गया. तो ऐसे वाले इंस्टेंसेस हैं, बट बहुत कम इंस्टेंसेस हैं. ओवरऑल रिजिड पैट्रियार्कल फैमिली थी. If you notice, the practice of levirate and widow remarriage was also there in the Rig Veda. Very interesting point. ये levirate क्या होता है भाई? एक बार ये देख लेते हैं यार, क्या है levirate? ओके ओके, ओ नाइस. अगर लेवरेट का मतलब होता है जब जब कोई लड़का, कोई आदमी अपने भाई की विडो से रिमैरिज करता है. इफ अ मैन मैरीज और मैन गेट मैरिड टू हिज ब्रदर्स विडो, ठीक है ना. तो अगर भाई मर गया है तो भाई की बीवी के साथ शादी, दैट इज कॉल्ड लेवरेट. तो लेवरेट भी अलाउड था और विडो रिमैरिज भी अलाउड थी ऋग्वेद में. देयर आर नो एग्जांपल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज. इनफैक्ट मैरिज एज को ऋग्वेद ने क्लैरिफाई किया था कि 16-17 साल होनी चाहिए. देखो यार कितना क्या सही चल रहा है. ऋग्वेद कब लिखा गया? कितने सालों पहले. वो लोग 16-17 साल की उम्र को मानते थे कि भाई इस उम्र में शादी होनी चाहिए. और आज इंडिया में देखिए, महिलाओं के लिए 18 और लड़कों के लिए 21. अब सरकार 18 को भी बढ़ा के 21 करना चाह रही है. मैं तो आई एम हैप्पी, अच्छी बात है. बेटियों की शादी 21 से पहले ना करें तो कम से कम उनको 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा. ग्रेजुएट लड़की के बहुत फायदे हैं भाई. ग्रेजुएट रहेगा, उसको ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा समझ होगी, उसके इनकम के चांसेस बढ़ेंगे. तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप. तो आप देखिए, लगभग लगभग समाज वहीं खड़ा है इतने सालों से, है ना. चलिए, और आज वो लोग कितने मूर्ख जो चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं. वो लोग कितने मूर्ख जो आज चाइल्ड मैरिज, ऋग वेदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 16-17 से पहले शादी ना करो, और जो आज कर रहे हैं तो फिर उनके क्या ही कहने. ठीक है जी. यस एवरीबॉडी, क्लियर. व्हाट अबाउट द सोशल डिविजन्स? अब आपने ट्राइब एंड फैमिली को पढ़ लिया. अच्छा, क्लास में जब हम एनसीईआरटी के साथ साथ करा देते हैं ना आपको, तो थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी क्लास की क्लास में हो जाएगा, है ना. आई थिंक आपको फिर ज्यादा अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लास में रिवीजन का रिवीजन भी हो जाता है. Then we have the next thing to understand about the Vedic age, and that is their social divisions. Please put up the heading as social divisions. Social, जो है social divisions is very important to understand. So social divisions of the Vedic people is something we need to understand right now.
देखिए इनके यहाँ पे वर्ण सिस्टम था। वैदिक पीपल दे प्रैक्टिस्ड द वर्ण सिस्टम। अब देखिए सर, वैसे जो शब्द है ओरिजिनली अगर आप देखिएगा, ओरिजिनली ये जो वर्ड है वर्ण, वर्ण एक्चुअली में शब्द यूज किया जाता था, इट वॉज यूज फॉर कलर, इट वॉज यूज फॉर कलर। सबसे पहला जो सोशल डिवीजन आया समाज में, जो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन समाज में आया, वो रंग को लेकर के था। तो कोई आपसे पूछे कि भारत के अंदर रेसिज्म पहले आया कि कास्टिज्म पहले आया, तो आप बोल सकते हैं कि भारत में रेसिज्म पहले आया, क्योंकि वैदिक लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले समाज को रंग के आधार पे बांटा। रंग के आधार पे कैसे बांटा? जो ये आर्यंस थे ना, ये बहुत गोरे थे, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन। तो जो आर्यंस थे, आर्यंस, इनका रंग, दे वर वेरी फेयर, ये तो काफी गोरे थे आर्यंस। और भारत के उस टाइम के जो इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स थे, जो भी भारत में लोग रहते थे, इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स थे, दे वर कंपैरेटिवली ऑफ डार्क कलर, वो थे थोड़े डार्क कलर के। और ये आर्यंस जो आए, ये आए काफी फेयर कॉम्प्लेक्शन के। तो इस हिसाब से यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आर्यंस ने सबसे पहले समाज को रंग के आधार पे बांट दिया। एक फेयर कलर के लिए वर्ण बन गया, एक डार्क कलर के लिए वर्ण बन गया। ऑफ कोर्स आर्यंस ने अपने आप को सुपीरियर पोर्ट्रे किया। अपने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लोगों को बोला भाई तुम हमसे कमजोर हो, तुम हमसे इंफीरियर हो, देखो हम कितने सुपीरियर, हमारा रंग देखो, तो हम कुछ तो खास है तुमसे, तुम क्या खास हो। सबसे पहले रंग के आधार पे समाज को बांटा गया, जिसने एक्चुअली में देखा जाए तो रेसिज्म के बीज बोए यहां पे। क्लियर? दिस वाज द दिस इज हाउ रेसिज्म बिगैन, राइट? और ये क्यों हो पाया? क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया ना। आर्यंस कैसे डिवाइड कर पाए? बिकॉज दे वन द वॉर। और कहते हैं ना कि हिस्ट्री आर रिटन बाय द विनर्स नॉट बाय द लूजर्स। सिंस दे वॉन मेनी बैटल्स, ये लड़ाइयां जीतते गए और अपने आप को सुपीरियर पे सुपीरियर प्रूव करते गए, और इस वजह से सोशल डिवीजन हुआ। ठीक है ना? ये आप यहां पे लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि suppose somebody asks you the major factor responsible for the creation of social division, आखिर सोशल डिवीजन हुआ ही क्यों? ठीक है, इसके पीछे जो सबसे फैक्टर निकल के आता है, दैट यू कैन राइट, इट इज mainly the conquest of indigenous people बाय द आर्यंस। अब आर्यंस ने उनको हरा दिया, आर्यंस ने उनके ऊपर जीत हासिल कर ली, तो भाई जीतने वाला तो कुछ भी रूल बना देगा। और जीतने वाले ने रूल बना दिया कि हम सुपीरियर हैं, तुम इंफीरियर हो, देख लो। अगर ये ना हारते, अगर ये इंडिजिनियस हमारे इनहैबिटेंट्स ना हारते, तो शायद प्रोबेबली कुछ अलग टाइप का समाज आपको देखने को मिलता। और जब आर्यंस ने इनको हराया, आप देखिए जो आपने दो नाम पढ़े थे इंडिजिनियस पीपल, इफ यू रिमेंबर, वन वाज दास एंड अनदर वाज दास्यूस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो दास थे इनको ट्रीट किया एज स्लेव्स, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। और जो दास्यूस थे, ये दास्यूस जो है, दे वर ट्रीटेड एज शूद्रास, दे वर रादर ट्रीटेड एज शूद्रास। तो ये जो लास्ट में अनटचेबल कम्युनिटी निकली है, मैंने कहा ना दास्यूस के साथ तो बहुत ही ज्यादा रिजिड अनफेयर ट्रीटमेंट ये लोग ने किया था, है ना? तो वो तो सबसे ज्यादा जो है अनफेयर तो दास्यूस के साथ किया।
दास का मतलब, स्लेव्स का मतलब स्टिल पार्ट ऑफ फैमिली। अगर वो किसी को दास बनाते थे, अपना गुलाम बनाते थे, गुलाम का मतलब फिर भी आप परिवार के साथ रहोगे, है ना, आप उस फैमिली के साथ रहोगे। बट द दास्यूस, दे आर द मोस्ट डिस्कार्डेड पीपल। शूद्रास तो अनटचेबल, नोबडी वांट्स टू टॉक टू देम, नोबडी वांट्स टू सिट विद देम काइंड ऑफ थिंग। और ये कैसे और ये किस आधार पे किया गया? ये कलर के आधार पे, रंग के आधार पे सबसे पहले आर्यंस ने ऐसा करके चीजों को बांटा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे चल करके आर्यंस ने क्या सिस्टम, वैदिक एज में क्या हुआ, ग्रेजुअली ये सोशल डिवीजन और डीप हुआ। और जब ये सोशल डिवीजन डीप होता गया, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, ग्रेजुअली द ट्राइबल सोसाइटी, it got divided into 3 groups। ये 3 ग्रुप्स में बढ़ गई। 3 ग्रुप कौन से बने? ये बने वॉरियर्स, ये बने प्रिस्ट, एंड थर्ड वाज द कॉमन पीपल, आम आदमी, द कॉमन पीपल। तो यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो कलर के आधार पे डिवीजन हुआ, और फिर कलर के बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऑक्यूपेशन के आधार पे आपको मिलेगा समथिंग रिलेटेड टू पावर। डिवीजन का कारण पावर, डिवीजन का कारण सोशल स्टेटस, डिवीजन का कारण उनके ऑक्यूपेशन जो करते थे। तो कहीं ना कहीं इन आधारों पे समाज आपको बढ़ता नजर आएगा। यही दिस सेम सिस्टम वाज इन ईरान ऑल्सो, सेम डिवीजन इन ईरान। तो ईरान का हम क्यों बता रहे हैं साथ साथ? याद है एवेस्टा, उनकी जो किताब है एवेस्टा, जो ऋग्वेद से काफी कुछ मिलती जुलती किताब है। इनके तो हमारे भगवान भी कॉमन है। तो ईरान के अंदर भी यही इस टाइप के डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो सर यहाँ पे 4th वन तो आया नहीं, शुद्रास को कब ऐड किया गया? आगे आपको पता है, आगे जाकर के वॉरियर्स बने क्षत्रिय, पृष्ठ बने ब्राह्मण्स, कॉमन पीपल बने वैश्य, और चौथा शूद्र जो ऐड हुआ। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क लगा के लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा दैट द शूद्रास as the 4th varna, shudras as the 4th varna, they added towards the end of Rigved, it added later towards the end of ऋग्वेद। पहले तो इनको चौथा वर्ण तक का दर्जा हासिल नहीं था। इनफैक्ट ऋग्वेद की कई किताबों में जो आखिरी जो 10th बुक है, ठीक है, द 10th बुक ऑफ ऋग्वेदा, उसमें कहीं जाकर के शूद्र एज 4th वर्ण का एग्जाम्पल मिलता है। तो बहुत लास्ट में एटलीस्ट इनको वर्ण का स्टेटस दिया गया। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। सोशल डिवीजन में जो आपने दास पढ़ी, ठीक है, शूद्रास तो ठीक है, आपको बता दिया मैंने, दास्यूस को ऐसा हुआ। जो दास थे, जो स्लेव्स थे, इनके यहां स्लेव्स को ना मोस्टली ये लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे। स्लेव्स जो थे दे वर मोस्टली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो एज एग्रीकल्चर लेबर यू कैन से ना, इट इज यू दे वर यूज्ड एज एग्रीकल्चर लेबर। तो एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से ये लोग यूज करते थे। और अक्सर स्लेव्स को एज अ गिफ्ट भी इस्तेमाल किया जाता। स्लेव्स को जो है दे वर ऑल्सो यूज्ड एज गिफ्ट टू द प्रिस्ट। हमने पहले भी आपको बताया कि जो ये प्रिस्ट लोग थे, इनको औरतें, महिलाएं और स्लेव्स एज अ गिफ्ट दिए जाते थे, एंड कैटल ऑल्सो, काउ। तो मोस्टली जो ब्राह्मण्स थे उनको 3 चीजें मिलती थी, कैटल, विमेन एंड स्लेव्स। ठीक है। एंड इसमें ना जैसे जो इसमें भी ये डिवीजन था, जो मेल स्लेव्स थे, जो मेन थे,
सो मेन वर एक्चुअली एम्प्लॉयड एज एग्रीकल्चर लेबर। और जो विमेन स्लेव्स थी सर, उनका क्या? जो विमेन स्लेव्स थी, जो विमेन स्लेव्स हुआ करती थी, इनको मोस्टली फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है ना, इनको एग्रीकल्चर में नहीं डालते थे। जो विमेन स्लेव्स थी, इनको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया गया और मेल को एग्रीकल्चर लेबर के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हमको एक बात समझ में आती है कि ये लोगों ने ऑक्यूपेशन के आधार पे, सोशल स्टेटस, पावर, कलर के आधार पे डिवीजन तो कर दिया। आर्यंस ने अपने आप को सुपीरियर और इंडिजिनियस को इंफीरियर प्रूव कर दिया। एक चीज हालांकि नोटिस करने वाली, क्या आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताओ, क्या ऑक्यूपेशन के आधार पे बहुत ज्यादा रिजिड डिवीजन किया गया? तो मैं बोलूंगा यार उतना रिजिड नहीं है जितना लेटर वैदिक में ये चीज और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी। अभी जो आपको एक ऊपर ऊपर से ये वॉरियर, प्रिस्ट, कॉमन मैन दिखाई दे रहा है, लेटर वैदिक एज में जाकर के यू विल फाइंड वेरी शार्प डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। ये अभी उतना भी शार्प नहीं है, लेटर वैदिक में और भी जाकर के ये रिजिड बनता चला जाएगा। ठीक है जी। एक चीज यहां पे और नोट कर सकते हैं कि एक बात तो आप एग्री हो गए हो कि यार हाँ, सोशल इनइक्वालिटीज तो थी, बिल्कुल। तो सोशल इनइक्वालिटीज वर देयर इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में क्लियरली सोशल इनइक्वालिटीज थी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, सही है। इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है, यहां पे हमने एक चीज और देखी, दैट देयर वाज राइज ऑफ प्रिंसेस एंड राइज ऑफ प्रिस्ट। ये दो जो वॉरियर्स और प्रिस्ट का राइज हुआ है, दिस एक्चुअली हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन ट्राइबल पीपल। तो कॉमन ट्राइबल पीपल को बहुत सारी चीजें डिनाई कर दी गई और ये दोनों को उसका बेनिफिट मिला। इन्होंने अपना सोशल पावर, सोशल स्टेटस बढ़ाया और किसका कम हुआ, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता चला गया? कॉमन ट्राइबल पीपल के साथ में आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये लोग कैसे करते थे ये वाली चीज? देखो यार, ये प्रिस्ट और प्रिंसेस जो थे, देयर वाज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर। जो लड़ाई के बाद लूट मिलती थी ना, उसमें मैक्सिमम लूट पे हक ये प्रिंस और प्रिस्ट जताते गए और आम आदमियों को कुछ ज्यादा मिला नहीं। इनके पास बहुत सारा पावर, पैसा सब इकट्ठा होता चला गया। ठीक है ना, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आर वी क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए, फिर एक बार उसमें से भी आपको करवा देता हूं। वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर, लगभग आखिरी लेग ऑफ द चैप्टर में हम लोग हैं। So here we have the social divisions. Social divisions आपके सामने, आइए जरा क्विकली इसको देख लेते हैं। So Rigved shows some consciousness of the physical appearance of the people. Yes, डेफिनेटली ऋग्वेद के अंदर समझ में आता है लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के कॉन्शियस थे, स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के लोग। तो 1500 से 1000 बीसी में ये सब एक फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के कॉन्शियसनेस बिल्टअप होती आपको नजर आएगी। फिर आपको समझ में आया कि वर्ण जो शब्द है, वर्ण बने, और वर्ण शब्द पहले कलर के लिए बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया। So obviously Aryans were fair, indigenous inhabitants were dark in complexion. तो color distinction हुआ and that may have partially given rise to the social order. तो शायद रंग के आधार पे सबसे पहले social division शुरू हुआ, लेकिन इसकी importance has been exaggerated by those Western writers who believe in racial distinction. शायद उतना भी नहीं था शार्प जितना वेस्टर्न
लोग लिखते हैं भारत के बारे में. बट एनीवेज द पॉइंट इज द फैक्टर which contributed most for the creation of the social division was because of the conquest of the indigenous inhabitants by the Aryans. मैंने आपको बताया दास और दास्यूस, इनको हराया था आर्यंस ने. दास को एज स्लेव्स और दास्यूस को एज शूद्र ये लोग ने ट्रीट किया. जो ट्राइबल चीफ होता था, जो प्रिस्ट होता था, दे एक्वायर्ड लार्ज शेयर ऑफ द बूटी and they naturally grew at the cost of the common people. That booty means spoil of the war. तो जो भी ये लोग लूटते थे, लूट के लाते थे, बूटी दैट इज स्पॉइल ऑफ द वॉर, इसको सबसे ज्यादा कौन लेता था? जो प्रिस्ट है या ट्राइबल चीफ, यानी कि आपका जो प्रिंसेस, जो रूलर्स है, तो उनके पास धन संपत्ति बढ़ती गई, आम आदमी को यहां को ज्यादा नहीं मिला, which further created social inequalities in the tribe. तो देखो, अगर कोई आपको बोले कि क्या कलर इज द ओनली रीजन, नहीं. अगर आपको सारे फैक्टर्स बताने हो, भाई बताइए सोशल डिविजन्स के पीछे, ऋग्वेदिक टाइम्स में सोशल डिवीजन के पीछे क्या क्या फैक्टर रहे. तो ओवरऑल फैक्टर में पहला आप बिल्कुल कलर बता सकते हो, जिसको वर्ण के नाम से आप मेंशन करोगे, लेकिन दूसरा फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा जो कॉन्क्वेस्ट हुआ है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दास एंड दास्यूस बाय द आर्यंस. ये दूसरा फैक्टर है. तीसरा फैक्टर भी नजर आएगा जो अभी आपने बोला कि सर देयर वाज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूटी, देयर वाज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल ऑफ द वॉर और द बूटी. तो ये तीन कारण है, अकेला सिर्फ रंग नहीं, बाकी फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे. ग्रेजुअली हुआ क्या कि ट्राइबल सोसाइटी इन्हीं तीन कारणों की वजह से, आप ऐसा समझिए कि ये जो तीन कारण है, इनकी वजह से दैट फर्दर मेक अ सोशल इनइक्वालिटी एज अ सिस्टम, एंड इससे फिर आपके प्रॉपरली ट्राइबल सोसाइटी डिवीजन की तरफ चल पड़ी. ट्राइबल सोसाइटी में ये तीन कारणों की वजह से एक बहुत ही क्लियर सोशल इनइक्वालिटीज आ गई, और उस वजह से आपके थ्री ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको बताया, द वॉरियर, द प्रिस्ट एंड द पीपल, द सेम पैटर्न विच वी हैव इन द ईरान. तो आप ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं कि सोशल डिवीजन के पीछे ये तीन फैक्टर, और इन तीन फैक्टरों के कारण तीन प्रॉपर अलग से ग्रुप बन गए पूरे सोसाइटी में, दैट यू कैन रिलेट टू. चौथा डिवीजन जो हम बात करते हैं, शूद्रास का हमने जिक्र किया. तो शूद्रास जो है, शूद्रास एज अ फोर्थ वर्ण, ये बिल्कुल आखिरी में एंड ऑफ ऋग्वेद में दिखाई देता है, बिकॉज इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th बुक ऑफ द ऋग्वेद, जो सबसे लास्ट एडिशन है. ऋग्वेद का सबसे आखिरी एडिशन 10वां बुक है, और उसी में तो समझ में आता है कि इनको पहले तो इन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था. जहां तक बात है स्लेव्स की, सो वी रिपीटेडली हियर ऑफ द स्लेव्स who were given as gift to the priest. Yeah, told you. There were mainly women slaves employed for domestic purposes. ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऋग्वेद टाइम्स में slaves were not used directly in agriculture or other producing activities. In the age of Rigved, divisions based on occupation had started. बिल्कुल ये बात क्लियर है, but not as sharp. ऋग्वेद में ऑक्यूपेशन के आधार पे डिवीजन शुरू हुआ, लेकिन ये डिवीजन उतनी भी शार्प नहीं है जितना आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक में. लेटर वैदिक में तो बहुत बुरा हाल हो गया था. आप समझ लीजिए लेटर वैदिक में जितनी आप सोशल बुराइयां सोच सकते हैं, सारी सोशल बुराइयां लेटर वैदिक में शुरू हो जाएंगी. We hear of a family in which member says, I'm a poet, my father is a physician, and my mother is a grinder. तो इस तरह के इंसिडेंट्स क्या बताते हैं कि ऐसा रिजिड नहीं था कि भाई आपका फादर जो है आप भी वो बनोगे, आपका बेटा भी बनेगा, ऐसा नहीं है. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लिबरल स्कोप नजर आता है. इसीलिए ऑक्यूपेशन के आधार पे बहुत रिजिड डिवीजन नहीं था. अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स, वी लिव टुगेदर. We hear of the gifts of cattle, chariots, horses, slaves, etc. ये सब मोस्टली गिफ्ट के आइटम बने. किसी को कैटल गिफ्ट करना, चैरियट गिफ्ट करना, हॉर्स एंड स्लेव्स गिफ्ट करना. तो ये बात जरूर है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पॉइल ऑफ द वॉर फर्दर क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज, helped the rise of priests and princes at the cost of the common people. But since the economy was mainly pastoral, क्योंकि इकोनॉमी पेस्टोरल थी and not food producing, the scope of collecting regular tribute from the people was very, very limited,
वी डू नॉट फाइंड गिफ्ट ऑफ एनी लैंड। तो एटलीस्ट लैंड एज अ गिफ्ट यहाँ यूज नहीं हो रही थी। बहुत ही रेयरली सीरियल्स को भी ये लोग एज अ गिफ्ट यूज नहीं करते थे। तो गिफ्ट के लिए तो कोई अगर आपसे कल को ये पूछ ले कि बताइए क्या क्या चीजें थी जो एज अ गिफ्ट यूज हुई, तो क्या हुई आप बता सकते हो ना? कैटल, चैरियट, हॉर्स एंड स्लेव्स। लैंड और सीरियल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो जमीन एज अ गिफ्ट या सीरियल्स एज अ गिफ्ट ये नहीं हुआ इसमें वैदिक एज में। वी फाइंड डोमेस्टिक स्लेव्स बट नॉट द वेज अर्नर्स। तो पूरी वैदिक सोसाइटी के अंदर, पूरी वैदिक एज में आपको स्लेव्स तो दिखाई देंगे बट देवर नो वेज अर्नर्स। ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी को मजदूरी पे पैसा देके काम कराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। या तो लोग खुद काम कर रहे हैं या उनके दास, उनके स्लेव्स काम कर रहे हैं, बट देयर वाज नो वेज अर्नर्स। और सोचे ना, वेज अर्नर्स क्यों होंगे जब ये लोग ने दास पकड़ रखे हैं इस चीज के लिए? सर क्या ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई, मैं तो एग्री करता हूं, पूछ सकते हैं एमसीक्यू में चीज कि यहाँ पे वेज अर्नर थे नहीं थे। बट अच्छा, यूपीएससी आपको बोल दे कंफ्यूज करने के लिए कि वैदिक एज में स्लेव्स के साथ साथ वेज अर्नर्स को भी यूज किया गया। अब देखो वही वाली बात है, जिसमें रट्टे मार रखे हैं उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है याद करना। अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यार वेज अर्नर्स क्यों होंगे, स्लेव्स थे ना काम करने वाले। तो ये लोग ने वेज अर्नर्स नहीं रखे। और वेज अर्नर्स क्यों नहीं रखे? क्योंकि तुमको ये भी समझ में आता है कि सोसाइटी पेस्टोरल थी, किस तरह, कोई मर्चेंट नहीं थे, तो लोग काम करते थे अपने सबसिस्टेंस के लिए। इनका पर्पस कॉमर्स करना नहीं था, ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना नहीं था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हाँ वेज अर्नर्स नहीं रहे होंगे। ठीक है ना? ट्राइबल एलिमेंट्स इन सोसाइटी वर स्ट्रॉन्गर एंड सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी वाज एब्सेंट। तो ये बात तो, और ये भी बिल्कुल क्लियर थी। अगर कल को यूपीएससी ये लाइन डाल दे कि सोशल डिवीजन in Vedic age was based on collection of taxes, accumulation of land property. No, sir, this kind of element were very absent. सोशल डिवीजन के कारण क्या थे वो बता दिए। तो टैक्स कलेक्शन के बेसिस पे या लैंड प्रॉपर्टी के हिसाब से बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं थे डिवीजन का, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? तो सोसाइटी वाज ट्राइबल, लार्जली एगैलिटेरियन। हाँ, ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे कुछ कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ दे, मोटे मोटे तौर पे समाज ठीक ठाक सा आपको नजर आएगा। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द ऋग वैदिक गॉड्स। डालिए जरा हेडिंग। हेडिंग आएगा द ऋग वैदिक गॉड्स। मोस्टली ना ये लोग जो क्या करते थे ना, दे पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस। The Vedic people, they personified the natural forces। personified natural forces का मतलब क्या? भाई हवा चल रही है तो ये बोलेंगे भाई हवा कोई देवता है। हवा को एक पर्सन के रूप में देखा गया। अग्नि, आग, आग का कोई देवता है तो अग्नि को एक पर्सन की तरह जो नॉन लिविंग थिंग को जब आप किसी लिविंग चीज का स्टेटस देने लग जाओ, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो आपने किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग का स्टेटस दे दिया। और ये लोग ने नेचुरल फोर्सेस को पर्सोनिफाई करना शुरू किया। ठीक है ना? और इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज इन्होंने पर्सोनिफाई किया नेचुरल फोर्सेस का, दस यू हैव लार्ज नंबर ऑफ सच डिविनिटीज इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में भरा पड़ा है। ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारी डिविनिटीज बताए गए हैं। कोई आग का देवता, कोई बारिश का देवता, कोई हवा का देवता, कोई पानी का देवता, लाइक दैट। और इन्होंने इन्होंने इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स बने, फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स जो इनको देखने को मिले वो क्या थे सर? देवर इंद्र। इंद्र देवता इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बने। अग्नि देवता इनके लिए था।
वरुण हवा का देवता इनके लिए बना। दे हैव गॉट सोम ऑल्सो, सोमदेव, एंड देन दे हैव द मारुत, द मारुत्स। ठीक है जी। तो मोस्टली जो थंडर का गॉड था, जो रेन एंड थंडर का गॉड बना, वो इंद्र बना। ठीक है ना। अग्नि, क्यों फायर कल्ट अपने को देखने को मिलता है, अग्नि का देवता। वरुण हवा का देवता हो गया इनके लिए, सोम प्लांट्स का देवता हो गया इनके लिए, और मारुत जो है वो तूफान का देवता, स्टॉर्म का देवता। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज सर ये है कि इसी तरह के गॉड्स, वेरी सिमिलर काइंड ऑफ गॉड्स, वेरी वेरी सिमिलर गॉड्स इन ईरान। तो ईरान में भी जो इनका एवेस्टा है उसमें ऐसे ही भगवानों का जिक्र, इसी तरह के भगवानों का जिक्र एवेस्टा में भी देखने को मिलता है। अच्छा, ऋग्वेदिक गॉड में सर, पर ये तो सारे आदमी हैं, ये तो सारे मेल मेल डाइटीज हैं, महिलाएं फीमेल नहीं है क्या? है। यस, सम फीमेल डिविनिटीज वर आल्सो देयर, फ्यू फीमेल डिविनिटीज भी मेंशन्ड है ऋग्वेदिक में, जैसे कि आपका अदिति और उषा। अदिति एंड उषा, ये दो महिला भगवान भी ये लोग ने माने। ठीक है। और ये दोनों जो है, दे रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ डॉन। ठीक है जी। तो ये सब माना गया, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा। मेल गॉड्स डोमिनेटेड क्लियरली, ज्यादा डोमिनेशन मेल गॉड्स का था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक भी फीमेल डाइटी नहीं था। तो अदिति और उषा ये दो फीमेल डाइटीज भी थे। बट ऑफ कोर्स, जब देखो सिंपल है ना, जब समाज पेट्रियार्कल है तो भगवान का सेटअप, भगवान भी तो इनके पेट्रियार्कल होंगे ना। तो ये वाला फंडा आपको देखने को मिलता है। ठीक है बॉस, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 6 आपका होता है खत्म यहां से। अब मुझे बस ये बता दीजिए कि इसको भी एक बार फटाफट से रीड कर ले, तो हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आओ जरा एनसीईआरटी से देखते हैं, ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में कुछ छूट ना जाए। So every people discover its religion in surrounding. Aryans found it difficult to explain the advent of rains, the appearance of sun and moon. तो ये अच्छा सिंपल फंडा था ना, जो चीज आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, जिस चीज के बारे में आपको पता ना, उसको भगवान का दर्जा दे दो। ठीक है, आज भी ऐसा होता है, जो हमको समझ में नहीं आता उसको हम भगवान बना देते हैं। आर्यंस को नहीं पता चला कि ये बारिश क्यों आती है, उनको नहीं पता चला है सन और मून कहां से आते हैं, तो बोला ये भगवान, बना दिया भगवान। ये रिवर माउंटेन हर चीज को पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक है ना। सो क्लियरली आर्यंस पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग्स टू whom they have human और एनिमल एट्रीब्यूट्स। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ सच डिविनिटीज का मेंशन ऋग्वेद में है, जो फुल ऑफ हाइम्स कंपोज्ड इन द ऑनर बाय द पोएट्स ऑफ वेरियस फैमिलीज। अब इन्होंने इनको भगवान बना दिया, भगवान बना दिया, इनके लिए मंत्र लिख दिए, ये अग्निदेव को प्रसन्न करने का मंत्र, ये इंद्रदेव को प्रसन्न करने का मंत्र। क्या मस्त आदमी, क्या खाली आदमी थे। भगवान का कॉन्सेप्ट बना दिया, भगवान बना दिया, उनके लिए मंत्र भी बना दिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने बता भी दिया, रूल भी बता दिया, भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट देवता बारिश का देवता है, इंद्र देवता है, जिसको पुरंदर के नाम से भी कहा गया। पुरंदर इज द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। इंद्र प्लेड द रोल ऑफ द वॉरलॉर्ड। इनके लिए इंद्र जो है, और आज भी हम लोग बोलते हैं ना, सारे देवताओं का राजा कौन? इंद्र। तो इंद्र को इन्होंने देवताओं का राजा बना दिया, जो आज तक चलता आ रहा है समाज में। ठीक है। एंड लीडिंग द आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमन्स। ये लोग मानते थे भाई इंद्र हमारा देवता है, और इंद्र देव जो है वो आर्यंस के को जितवाता है, तो उसकी पूजा शुरू कर दी। 250 हाइम्स, अकेले 250 से ज्यादा तो खाली मंत्र इंद्र की तारीफ में लिख दिए गए। ही इज कंसिडर्ड टू बी द रेन गॉड एंड थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द रेन। आज भी हम यही मानते हैं कि इंद्र देवता, हम भी बिल्कुल कुछ नहीं बदला है भाई साहब, समाज वही खड़ा है। सेकंड पोजीशन पे थे, इनका भी पोजीशन था,
सबसे फर्स्ट गॉड ये, पहले नंबर पे ये वाले गॉड, नंबर 2 पे इनका स्टेटस, 3 पे तो फायर गॉड आ गए अग्निदेव, इनके लिए 200 हैंड्स हैं। फायर बहुत इंपॉर्टेंट थी लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल, क्योंकि इसी आग से ये जंगल जलाते, एग्रीकल्चर करने के लिए, खाना बनाने के लिए आग जरूरी थी, अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जरूरी थी, जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए आग जरूरी थी, तो आग को भी भगवान का रूप दे दिया गया। और यही जो फायर कल्ट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन ईरान, तो ईरान के लोग भी फायर गॉड अपना बना के घूम रहे। वैदिक टाइम्स में अग्नि acted as a kind of intermediary between the god on one hand and people of other। अच्छा, इनके तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सब समझो। ये लोग ना, जो आग है, अग्नि इनके लिए बड़ी सिग्निफिकेंट थी। इनका ये मानना था कि आग एक ऐसी चीज है जो इंसानों को देवताओं से जोड़ती है। हम आग में क्यों डालते हैं, वो आपने देखा ना, हवन करते हैं। हवन का प्रथा क्या, हवन जब करते हैं स्वाहा और वो सब डालते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो जो धुआं है, हम बोलते हैं भाई हमको सीधा सीधा ऊपर भगवानों से ये धुआं कनेक्ट कर रहा है। या द ऑल द ऑब्लेशंस ऑफर्ड टू अग्नि supposed to be carried in the form of smoke to the sky। हम ये मानते हैं जो भी हम ये हवन कर रहे हैं, अग्नि में जो डालते हैं, वो सीधा भगवान के पास जा रहा है धुआं बनकर। एंड ये कॉन्सेप्ट था इनका। एनीवेज द थर्ड पोजीशन पे कौन से भगवान आ गए, थर्ड पे आगे वरुण। वरुण देव आपके मैंने विंड लिखवा दिया क्या, सॉरी प्लीज, क्या हो गया, वायु देवता नहीं, पानी का देवता। तो वरुण जो है आपके पानी के देवता थे, प्लीज करेक्ट कर लो यार नोट्स में, वरुण आपके पानी के देवता। वरुण भी इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर, whatever happens in the world was thought to be reflection of the desires। Som was considered to be the god of plants। intoxicating drink is named after him। आपने सुना होगा जो है एक ड्रिंक ये लोग पीते थे, दारू पीते थे, बेसिकली ड्रिंक क्या पीते थे तो इनकी एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक थी, ठीक है, उसको सोमरस कहते थे लोग, सोमरस, तो इनकी दारू थी ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। तो मस्त मौजी आदमी, मस्त खाया पिया, शिकार किया, लड़ाइयां की, शाम को अपने दो चार ड्रिंक लगाए और मस्त। तो सोमदेव को, उसको भी भगवान बना दिया ये तो किसी ने पी के काम किया होगा मेरे को ऐसा लगता है किसी ने लगा के 4 पैक बोला होगा, भाई साहब ये भी भगवान है, ये सारे दुख मिटाने वाला भगवान है, ये भगवान का दर्जा दे दिया। तो सोमदेव को गॉड ऑफ प्लांट माना गया, और उन्हीं प्लांट से ये लोग ने दारू बनाई, उसका नाम सोमरस रखा। तो भगवान तो अपने आप ही लगना है, 4 पैक लगा के भाई साहब इनको तो ये भगवान ही लगेगा और क्या। ऋग्वेद हैज अ लार्ज नंबर ऑफ हाइंस व्हिच एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ द ड्रिंक। सोचिए भाई साहब, ऋग्वेद में बाकायदा मंत्र हैं जो बताता है, मंत्र बनाए गए हैं कि ये ड्रिंक कैसे प्रिपेयर करनी है प्लांट से, दैट हैव नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी आइडेंटिफाइड सो फार। अनफॉर्चुनेटली आज तक दारू बनाने की ये टेक्निक अपन लोग नहीं समझ पाए। मारुत एक और भगवान हो गए। मारुत साहब जो थे वो तूफान के देवता हो गए, स्टॉर्म के देवता हो गए। तो कहने का मतलब क्या, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स हु रिप्रेजेंट द डिफरेंट फोर्सेस, जिनको पर्सोनिफाई ये लोग ने किया। But at the same time, like I was telling you, we have got some female divinities also. Aditi and Usha represented the appearance of the dawn, but they were not prominent in the times of Rig Veda। Patriarchal society, patriarchal gods, patriarchal setup for the period of males were far important that we have seen। Now the dominant mode of worship, very important। वर्शिप के केस में ही आप देखिएगा, जो सबसे डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड वाज द रिसाइटेशन ऑफ द प्रेयर। सबसे ज्यादा ये लोग भगवान की पूजा करते थे, ऐसा आरती करके, आरती पूजा अर्चना वो सब करते थे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रेयर्स करते थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, और बहुत सारी ऑफरिंग देते थे, सेक्रीफाइसेस देते थे। ये इनका एक कॉमन तरीका था आर्यंस का, जो आज तक हमारे समाज में चलता आ रहा है। सो क्लियरली समझ में आता है कि प्रेयर्स दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऋग्वेदिक टाइम्स। तो ये लोग के जिंदगी में पूजा करना, प्रेयर करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर्स वर मेड
तो लोग कलेक्टिवली सब मिलकर के इकट्ठे होके भी पूजा करते थे, और आदमी अपने घर में इंडिविजुअल पूजा भी करता था। ओरिजिनली एवरी ट्राइब और क्लैन वाज द वोटरी ऑफ द स्पेशल गॉड। इट सीम, और सबका, हर ट्राइब का अपना अपना एक गॉड था। इट सीम्स दैट प्रेयर वर ऑफर्ड टू गॉड्स इन द कोरस बाय द मेंबर ऑफ होल ट्राइब। This also happened in the case of sacrifices. Agni, Indra were invited to partake of sacrifice made by the whole tribe, that is Jan. Offering में ये लोग vegetables, भगवानों को सब्जियां देते, भगवान को बाजरा देते, बारले देते, they were made to the god. But in the Rigvedic times, the process was not accompanied by any ritual or sacrifice formula. Rigvedic times made the magical power of the word was not considered so important as it came in later Vedic age. Why did people worship God in the Rigvedic times? They did not worship the God for the spiritual upliftment. Please understand कीजिए, ये लोग क्यों पूजा करते थे? कोई कारण तो होगा। आखिर ऋग्वेद के लोग ये भगवानों की पूजा क्यों करते थे? भगवानों की पूजा अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं करते थे, बट ये करते थे कि भाई हमारे दुख मिटा दो, ठीक है। इस और ये भगवान की पूजा, दे वर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे वर गॉड फियरिंग पीपल। भगवान से प्यार मोहब्बत में पूजा नहीं थी, भगवान से डर के पूजा थी कि भगवान मेरा बुरा मत करना, मेरे बच्चों का बुरा मत करना। तो अल्टीमेटली लोग पूजा करते थे अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं, अपने दुखों को खत्म करने के लिए। इसलिए भगवान से मांगते थे, भगवान से बोलते थे भाई मेरे को बहुत सारे बच्चे, मेरे को कैटल दे दो, बच्चा दे दो, खाना दे दो, वेल्थ एंड हेल्थ दे दो। तो ये बड़े मटेरियलिस्टिक वाली पूजा है। भगवान के साथ पूजा का आधार कोई स्पिरिचुअल नहीं है, बट इनसे डिमांड करने को लेकर के है। अभी मेरे को बताओ चैप्टर, हाउ इज द चैप्टर इज डन। हाँ जी बच्चा पार्टी, कम ऑन क्विकली गिव मी द आंसर। आर वी क्लियर विद द चैप्टर एवरीबॉडी? Are we completely okay, completely satisfied with the chapter? Yes, give me a thumbs up if you are done with the chapter number 6. Tomorrow we have to start another chapter number 7, which will be later Vedic fields. हड़प्पन्स को छोड़ा है पीछे, आज वैदिक एज को पीछे छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे लेटर वैदिक एज की तरफ, ठीक है। वहां से कुछ कुछ चीजें आपको बिगड़ती हुई नजर आएंगी। पहले मुझे बोलो क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चंस है आपके पास, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, होमवर्क में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। व्हाट इज मेंट बाय आर्यन, वेयर डिड दे लिव ओरिजिनली एंड हाउ डिड दे कम टू इंडिया। मेरे ख्याल से तो बच्चों वाला सवाल लगेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बच्चों वाला लगने वाला है, ठीक है। हो गया, डन। गिव एन अकाउंट ऑफ द मटीरियल लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल, किया ना, डायरेक्टली किया। नोट्स में से देखो, पूरा नोट्स को एज इट इज लिख सकते हो। इज इट करेक्ट टू कॉल देम एग्रीकल्चर कम्युनिटी? आप मुझे बताओ, आप बोलोगे नहीं सर, दे वर पेस्टोरल पीपल, they were not much into the cultivators or like that. Agriculture was their second occupation, not the primary one. अच्छा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्राइब करो, किया ना, बिल्कुल किया। पॉलिटिकल ट्राइबल पॉलिटी का वाला टॉपिक पढ़ो, जो पूरा ट्राइबल पॉलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने किया, वो पूरा हमने यहाँ पे किया है ना। क्या इनका ट्राइबल कैरेक्टर था? यस, वो भी आप बता सकते हो, जो हमने इसमें किया। जन, शुरुआत तो जन से थी ना, जन, देन वी हैव द ग्राम, देन वी हैव द विस, वो वाले पॉइंट। क्या ऋग्वेदिक सोसाइटी कॉल्ड ट्राइबल and why it is called tribal and patriarchal? I think you have enough evidences to write. इस समाज को ट्राइबल क्यों कहा गया, इस समाज को पेट्रियार्कल क्यों कहा गया, जो आज हमने किया है ट्राइब एंड फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो ट्राइब एंड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट इधर लगाओगे एंड यू विल गेट योर आंसर। व्हाट गॉड्स डिड ऋग्वेदिक पीपल वर्शिप एंड व्हाई? अब व्हाई का आंसर आपको पता है, ठीक है। नॉट गॉड फियरिंग, गॉड लविंग, बट गॉड फियरिंग के चक्कर में करते थे। Please tell me. Yep. Are we done? That's it. Thank you so much. See you guys at 12:15. 12:15 बजे मिलते हैं, and 12:15 बजे we have our economic class. ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद you have your economic class. So please be ready, get ready. See you guys at 12:15. 12:15 बजे economic class के लिए आपसे मुलाकात होगी। ग्रुप में अच्छा, मैंने करंट अफेयर्स का ग्रुप बनाया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर की वहां पे डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट।
चलिए जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।